हेलो एंड वेलकम टू कंसेप्ट माइंड्स। आज हम लोग इस ऐसे सीरीज में जो टॉपिक यूज कर रहे हैं, जो टॉपिक यूज किया है हमने, इट इज कास्टिज्म एंड ओब्स्टिकल टू नेशनल इंटीग्रेशन। जातिवाद, राष्ट्रीय एकीकरण में बाधा। चाहे वो बीपीएससी का ऐसे हो या यूपीपीसीएस का ऐसे हो या कोई भी स्टेट कमीशन का ऐसे हो, उसमें यह टॉपिक पूछे जाने की पॉसिबिलिटी बहुत अधिक है, क्योंकि लगातार कास्ट सेंसस की मांग होती रह रही है, जाति जनगणना की मांग होती रह रही है। ऐसे में जातिवाद एक प्रमुख मुद्दा बना हुआ है। तो कैसे यह राष्ट्रीय एकीकरण में, राष्ट्र के विकास में एक बाधा के रूप में है, इसको लेकर के ऐसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलिए शुरू करते हैं इसको। कि अगर ये ऐसे आपको लिखने को आता है तो इसको क्या करेंगे, सबसे पहले कैसे इसको फ्रेमिंग करेंगे। तो देखिए, फ्रेमिंग करेंगे सबसे पहले क्या करेंगे कि हम लोग सबसे पहला टॉपिक जो होगा कि व्हाट इज कास्टिज्म एंड हाउ इट इज अपोजिट टू नेशनल इंटीग्रेशन। जातिवाद क्या है, व्हाट इज कास्टिज्म, और कैसे यह राष्ट्रीय एकीकरण में बाधा है। तो हम सबसे पहला पैराग्राफ जो बनाएंगे वो इसी के साथ बनाएंगे। मतलब सबसे पहले हम कास्टिज्म को डिफाइन करेंगे, फिर उसके बाद नेशनल इंटीग्रेशन मतलब नेशनलिज्म को भी डिफाइन करते हुए और दोनों में कैसे अंतर है इसको दिखाएंगे। ठीक है, उसके बाद वी विल मूव कि ओरिजिन एंड हिस्ट्री, कास्ट की, और फिर कैसे कास्ट आगे बढ़कर के कास्टिज्म में बदल जाता है, इसकी ओरिजिन हम देखेंगे, कैसे इसकी उत्पत्ति हुई, उसका इतिहास क्या रहा फ्रॉम एंशिएंट टू मॉडर्न। ओके, और उसके बाद हम देखेंगे डिफरेंस बिटवीन कास्ट एंड कास्टिज्म। जाति और जातिवाद, इसमें क्या अंतर है, इसको हम अपने अगले पैराग्राफ में डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद बताएंगे कि ऑब्स्टिकल टू नेशनल इंटीग्रेशन, कि कैसे जो कास्टिज्म है यह नेशनल इंटीग्रेशन में ऑब्स्टिकल है, बाधा है। ठीक है, और बाधा होने के बाद फिर बाद में हम बताएंगे कि इसका समाधान क्या है, कैसे हम कास्टिज्म के इस दंश से मुक्ति हो सकती है, कैसे मुक्त हो सकते हैं। ठीक है, तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम इसको आगे करते हैं। सबसे पहला इंट्रोडक्शन करेंगे। इंट्रोडक्शन जब भी करेंगे तो देखो, ऐसे का इंट्रोडक्शन करते समय मैं बार बार कहता हूं, चाहे वो मैंने फिलोसफिकल ऐसे डिस्कस किया हो या फिर बीपीएससी वाले जो लोकोक्ति आधारित ऐसे डिस्कस किया हो, उसमें सब में इंट्रोडक्शन पर मेरा फोकस रहता है कि आप लोग इंट्रोडक्शन बहुत अच्छा करें। तो अगर ये टॉपिक आता है तो हम इसको इंट्रोड्यूस करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले वर्ल्ड व्यू के साथ जाएंगे। वैश्विक स्तर पर क्या हमारे यहां जैसे जातिवाद है, जो सामाजिक स्तरीकरण और सामाजिक विभाजन की एक व्यवस्था है, दुनिया में ऐसी कोई व्यवस्था और भी है क्या, तो उनकी चर्चा करते हुए और फिर हम क्या करेंगे, कास्टिज्म को डिफाइन करेंगे, और फिर उसके बाद नेशनल इंटीग्रेशन को डिफाइन करेंगे और दोनों में संबंध बताएंगे इंट्रोडक्शन में। अगर इसको मैं लैंग्वेज में दूं तो लैंग्वेज में ऐसे करेंगे कि देयर इज डिस्क्रिमिनेटरी एंड हायरार्किकल सिस्टम इन एवरी सोसाइटी ऑफ द वर्ल्ड ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, क्रीड, रेस, वेल्थ एंड एजुकेशन और सोशल स्टेटस। तो इसका मतलब हिंदी में इसको ऐसे कह देंगे कि दुनिया की लगभग सभी समाज में विभेदनकारी और पद सोपान की व्यवस्था है, जो जाति, वर्ण, नस्ल, धन, शिक्षा और सामाजिक स्तर पर आधारित होती है। ठीक है, फिर उसके बाद बट द कास्ट सिस्टम इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, लेकिन जाति व्यवस्था दुनिया की अन्य विभेदनकारी व्यवस्था से अलग है, बिकॉज इट डिस्क्रिमिनेट्स ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ, क्योंकि यह जन्म के आधार पर विभेद को बढ़ावा देती है, एंड डज नॉट
अलाउ सोशल डज नॉट अलाउ अ स्टेटस चेंज फर्दर बाय एनी मीन्स, और बाद में किसी भी प्रकार से उसमें परिवर्तन को स्वीकार नहीं करती है। ठीक है, तो हमने क्या किया कि एक वर्ल्ड व्यू दिखाया कि दुनिया के हर समाज में किसी भी आधार पर विभाजन की एक व्यवस्था जरूर है, पद सोपान की एक व्यवस्था जरूर है, चाहे वो धनी और गरीब के बीच का पद सोपान हो, चाहे वो शिक्षित और अशिक्षित के बीच का हो, चाहे वह नस्ल के आधार पर हो, काले गोरे का भेद हो। ठीक है, तो दुनिया में हर समाज में लगभग विभाजन की और यह व्यवस्था जरूर है, लेकिन सभी व्यवस्थाओं में और कास्ट सिस्टम में एक अंतर है कि कास्ट सिस्टम जन्म के आधार पर आधारित है। बाकी सभी व्यवस्थाएं अगर जन्म से भी हैं तो वह समय के साथ परिवर्तन को स्वीकार करती हैं। मतलब कि आप दुनिया की अन्य व्यवस्थाओं में अपना सामाजिक स्तर बदल सकते हैं। कैसे? विथ हायर एजुकेशन, उच्च क्वालिटी की शिक्षा ग्रहण करके, बाय अर्निंग अ ह्यूज अमाउंट ऑफ वेल्थ, या बहुत बड़े स्तर पर धन अर्जित करके अपना सामाजिक स्तर बदल सकते हैं। लेकिन जातिवाद या जाति की जो प्रणाली है इसमें यह जन्म के आधार पर है, और चाहे कोई भी माध्यम आप अपना लें, चाहे कितने भी शिक्षित हो जाएं, चाहे कितना भी धन अर्जित कर लें, यह आपके जाति में परिवर्तन की अनुमति नहीं देती है। ठीक है, फिर उसके बाद पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे। अब तक हमने क्या किया? दुनिया के वर्ल्ड व्यू को हल्का सा डिस्कस किया, फिर उसके बाद कास्ट सिस्टम को डिस्कस किया कि कास्ट सिस्टम दुनिया के सिस्टम से अलग कैसे है। फिर उसके बाद आएंगे कि अब तो हमने कास्ट डिस्कस कर लिया, अब कास्टिज्म पे आते हैं कि व्हाट इज कास्टिज्म। तो इसको लिखेंगे सोशल, इकोनॉमिकल और एंड पॉलिटिकल एक्सक्लूशन एंड ट्रीटेड अनफेयरली बेस्ड ऑन द कास्ट बैकग्राउंड इज कास्टिज्म। सोशल मतलब सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विभेद की और क्या? ट्रीटेड अनफेयरली, और अनफेयरली ट्रीटमेंट की यह व्यवस्था जो कास्ट के आधार पर, जाति के आधार पर सुनिश्चित की जाती है, जातिवाद कहलाती है। वेयर एज, जबकि सेकेंड डिफाइन नेशनल इंटीग्रेशन, जबकि वेयर एज फीलिंग ऑफ वननेस इज नेशनलिज्म, जबकि एक होने की भावना राष्ट्रवाद है। ठीक है, तो दोनों को हमने क्या किया? डिफाइन किया। फिर अभी इंड नहीं करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे क्या कि दिस एक्सक्लूशन एंड डिस्क्रिमिनेटरी नेचर ऑफ कास्टिज्म इज अगेंस्ट द फीलिंग ऑफ वननेस एंड बिकमिंग ऑब्स्टेकल टू नेशनल इंटीग्रेशन, और यही विभेद की और भेदभाव की जाति की व्यवस्था एक होने के मार्ग में या एकीकरण के मार्ग में बहुत बड़ी बाधा है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने दो पैराग्राफ यूज किया, एक वर्ल्ड व्यू के साथ जाति का और दुनिया भर की व्यवस्थाओं को दिखाया, फिर दूसरे में कास्टिज्म को डिफाइन किया, फिर उसके बाद नेशनल इंटीग्रेशन को डिफाइन किया, और फिर बता दिया लास्ट लाइन में कि कास्टिज्म क्या करती है? हमें एक होने से रोकती है और इस तरह राष्ट्रीय एकीकरण में बाधा है। ठीक है, फिर उसके बाद जब हमने इंट्रोडक्शन डिस्कस कर लिया, तो इंट्रोडक्शन के बाद क्या था? ओरिजिन एंड हिस्ट्री ऑफ कास्टिज्म। ठीक है, तो अब आते हैं भाई कि ओरिजिन क्या है, ओरिजिन, हिस्ट्री एंड नेचर ऑफ कास्टिज्म। सबसे पहले आते हैं कि कास्ट के ओरिजिन के बारे में सबसे पहले जो हमें जानकारी मिलती है वो हमारा जो 6th सेंचुरी बीसी है, जो 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व है, जिसे हम महाजनपद ईरा कहते हैं, महाजनपद काल कहते हैं, या ईरा ऑफ बुद्धिज्म कहते हैं।
बौद्ध धर्म का काल कहते हैं। उस काल में पहली बार कास्ट की व्यवस्था की जानकारी हमें दिखती है। उससे पहले हमें वर्ण सिस्टम दिख जाता है, लेकिन वर्ण सिस्टम कास्ट सिस्टम से अलग है। लेकिन कास्ट की प्रणाली हमें सबसे पहले कब दिखती है? 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में, जब कुछ गिल्ड सिस्टम, मतलब कुछ ऐसे व्यवसायी लोगों का समूह जो व्यापार करते थे, उन लोगों ने अपना एक ग्रुप बना लिया। और ग्रुप क्यों बना लिया? ताकि सभी व्यापारी मिल करके एक साथ व्यापार करेंगे तो उनकी व्यापार की लागत भी कम हो जाएगी और वो दूर तक सक्सेसफुली अपने व्यापार को इंप्लीमेंट भी कर पाएंगे। साथ ही व्यापार में एक दूसरे को हेल्प करके और व्यापार को आगे बढ़ा पाएंगे। तो इस तरीके से व्यापारियों का एक ग्रुप बन गया। अब अपने व्यापारिक संबंधों को और मजबूत बनाने के लिए उन लोगों ने क्या किया कि अपने सोशल रिचुअल्स भी आपस में ही करना शुरू कर दिया। मतलब अपने सामाजिक संबंध, शादी विवाह या अन्य प्रकार के जो सामाजिक संबंध थे, उसमें अपने ग्रुप को, अपने समूह को प्रायोरिटी देने लगे। तो इस तरीके से व्यापारियों की एक जाति बन गई। फिर इसी तरीके से बाद में व्यापारियों की जाति बन गई, तो उसी तरीके से जो अलग अलग व्यवसाय करते थे, उन व्यवसायों करने वालों की भी आपस में एक ग्रुपिंग होने लगी। जैसे लोहार, जो लोहा का काम करते थे, वो लोग आपस में एक समूह बनाने लगे। कुम्हार जो घड़ा का काम करते थे, वो आपस में एक समूह बनाने लगे। तो इस तरीके से आर्थिक आधार पर कास्ट उत्पन्न होने लगे, जातियां उत्पन्न होने लगी ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमी। ठीक है। फिर बाद में पॉलिटिकल आधार पर भी जातियां बनने लगी ऑन द बेसिस ऑफ पॉलिटिक्स। कैसे? जब भारत पर हमले होने शुरू हुए, विदेशी अटैकर्स, विदेशी इन्वेशंस होने शुरू हो गए, तो उसमें से इंडो ग्रीक, शक, हुनस, कुषाण, ये सब भारत में आए। तो जब भारत में इन्होंने हमला किया, तो ये फिर हमला करके वापस नहीं गए, बल्कि यहीं पर सेटल हो गए। और सेटल हो गए, और क्योंकि इंडियन सोसाइटी उनसे सुपीरियर थी, तो उन लोगों ने यहां के सोसाइटी के कल्चर और वैल्यूज को अपना लिया। क्योंकि वो ट्राइबल सोसाइटी से आते थे, तो उनका कल्चर, वैल्यू और सिविलाइजेशन बहुत पुअर था। और यहां भारत में एक सिविलाइज्ड सोसाइटी बन चुकी थी। तो जब भारत को देखा तो यहां की चीजें उन्हें पसंद आई, तो यहीं की सोसाइटी में वो बस गए और रहने लगे। अब समस्या आ गई कि वो जब आ गए तो वो भी आपस में वही अनुसरण करने लगे कि वो अपने साथ आए तो अपने में शादी विवाह को प्राथमिकता देने लगे, अपने काम को प्राथमिकता देने लगे। तो वो पॉलिटिकल अटैकर्स थे, इन्वेशन थे, लेकिन वो आपस में एक जगह बस गए और आपस में ही शादी विवाह आदि करने लगे। तो उनकी आपस की एक जाति बन गई। तो इस तरीके से पॉलिटिकल आधार पर भी कास्ट ओरिजिन हो गया। सोशल स्टेटस के आधार पर बाद में फिर जब सोसाइटी के कुछ अपर क्लास के लोग थे, उन लोगों ने आपस में अपने रिश्ते बनाने शुरू किए, तो उनकी अपनी जाति बन गई। जो लोअर क्लास के लोग थे वो फिर आपस में अपने संबंध बनाने लगे, क्योंकि अपर क्लास तो उनको अलाउ नहीं करता था, तो वो नीचे अपने में जुड़ते चले गए। तो इस तरीके से उनका भी एक समूह बन गया। तो इस तरीके से सोशल आधार पर भी समूह बनते चले गए। फिर आगा आता है रिलीजन। रिलीजन ने भी कास्टिज्म को प्रमोट कर दिया। कैसे? वर्ण सिस्टम आया, वर्ण व्यवस्था आई। तो वर्ण व्यवस्था में क्या था कि वर्ण व्यवस्था ओरिजिनली वाज बेस्ड ऑन प्रोफेशन, नॉट बाय बर्थ। वह कर्म के आधार पर, के आधार पर किस लिए? ताकि जो जिस काम को कर रहा है उसमें और एक्सपर्ट हो जाए, टू प्रमोट एक्सपर्टीज इन द वर्क। वर्ण सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड। वर्ण व्यवस्था को इंट्रोड्यूस किया गया कि आप जो काम करते हैं, अगर आप परंपरागत रूप से जो पीढ़ियों से आपके लोग, घर के लोग करते आ रहे हैं, उसी काम को आप करेंगे तो आप और ज्यादा एक्सपर्ट होंगे। और कोई अगर बाहर से आकर के आपका काम करता है, जिसका कि कोई पहले से जानकारी जिसको नहीं है, तो वह उतना एक्सपर्ट नहीं होगा। और इस तरीके से जो प्राचीन काल के आपके पास अनुभव हैं, ज्ञान विज्ञान है, वह धरोहर के रूप में आप उसको संभाल भी पाएंगे। तो वर्ण सिस्टम ऐसे डेवलप हुआ था। लेकिन बाद में, और वर्ण तो सिर्फ 4 ही थे,
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्रास। लेकिन बाद में उनके बीच में, और चूंकि उनके बीच में इंटरकास्ट मैरिज होता था, ठीक है, क्योंकि जो रिलीजियस कंटेक्स्ट है तो उसमें श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि चतुर्वर्णया मया सृष्टा गुण कर्म विभागस, कि जो चारों वर्ण हैं ये मेरे सृष्टा है, मतलब मेरे द्वारा उत्पन्न किए गए हैं। किस आधार पर इनका विभाजन है? गुण और कर्म के आधार पर इनका विभाजन है, जन्म के आधार पर नहीं है, ठीक है। तो लेकिन आपस में इनका जब वैवाहिक संबंध होने लगा और फिर धीरे धीरे वर्ण व्यवस्था अपने में ही प्रदूषित होती चली गई और वह बाद में जन्म के आधार पर होती चली गई, तो वहां से भी धार्मिक आधार पर जातियों की उत्पत्ति होने लगी। तो इस तरीके से इन 4 फैक्टर से जातियों की उत्पत्ति हुई। अब जातियों की उत्पत्ति तो हो गई, लेकिन क्या जातियों में इंटरकास्ट मैरिज और कास्टिज्म में परिवर्तन नहीं होता था? तो अगर हम एंशिएंट इंडिया में देखें तो इट वॉज नॉट वेरी मच फ्रिक्वेंट, ये बहुत खूब नहीं होता था, लेकिन इसमें बाधा भी नहीं थी, होता भी था। अब इसकी एग्जांपल्स कहां से देखते हैं? तो अगर हम इसके रिलेटिव पर बात करें तो व्यास ऋषि वैश्य जाति के थे। कहते हैं कि इनकी उत्पत्ति मटके से, कुंभ से हुई थी, लेकिन इन्होंने अपने ज्ञान और शिक्षा के आधार पर ब्राह्मण का पद प्राप्त किया, ऋषि माने गए। उसी तरीके से वाल्मीकि ऋषि रामायण लिखा, व्यास ऋषि ने महाभारत लिख दिया और वाल्मीकि ऋषि ने रामायण लिख दिया। वाल्मीकि ऋषि जाति से शूद्र हैं, वर्ण से शूद्र हैं, लेकिन क्या हो गए? ऋषि हो गए, मतलब श्रेष्ठ हो गए, ब्राह्मणों से भी श्रेष्ठ हो गए, ऋषि पद उन्होंने प्राप्त किया। कैसे? योग्यता से। और 2 सबसे बड़े महाकाव्य जो भारत में लिखे गए, रामायण और महाभारत, उन दोनों के लेखक ऊपर वर्ण के नहीं थे, निम्न वर्ण के थे, लेकिन उन्होंने अपनी योग्यता से बड़ा पद प्राप्त किया। उसी तरीके से विश्वामित्र क्षत्रिय थे, राजा थे, लेकिन उन्होंने तपस्या से शिक्षा प्राप्त करके स्वयं को राजर्षि, मतलब ऋषियों में श्रेष्ठ बना लिया, तो वो परिवर्तन हो गया उनका वर्ण। उसी तरीके से अगर हम भीम और अर्जुन के बारे में देखें, महाभारत में हम भीम और अर्जुन के बारे में पढ़ते हैं बहुत बार, तो भीम का विवाह किससे हो रहा है? हिडिंबा से। हिडिंबा कौन है? राक्षसी कुल की एक लड़की है। राक्षसी कुल का मतलब, जैसे हम राक्षस शब्द जब यूज करते हैं तो इसका मतलब क्या हो जाता है? हम उसको नेगेटिव सेंस में लेते हैं। यहां राक्षस का मतलब है कि वह समाज जो सिविलाइज्ड नहीं है, जो समाज का वह क्षेत्र से वह भाग है जिसमें सभ्यता का अंश अभी नहीं आया है, उनमें अभी बर्बरता है, तो वो राक्षस हुए। तो भीम का विवाह हिडिंबा से होता है, जो कि सभ्य समाज से नहीं आती हैं, संभवतः जो सभ्य समाज का उस समय का पैमाना था उससे नहीं आती थी, उनसे भी भीम का विवाह होता है। अर्जुन का विवाह किससे होता है? नाग कन्या उलूपी से। नागवंशी जो थे वह निम्न वर्ण के थे, अर्जुन का विवाह उनसे होता है। तो इससे पता चलता है कि जो एंशिएंट टाइम था, एंशिएंट टाइम में कास्टिज्म था, कास्ट था, कास्टिज्म नहीं था, कास्ट था, और कास्ट में अंतर जातीय विवाह भी होते थे और उन विवाहों को मान्यता भी मिलती थी। यद्यपि धर्म ग्रंथों में इनकी आलोचना होती थी, लेकिन समाज में इनको स्वीकृति मिलती थी, समाज इनको स्वीकार करता था। उसी तरीके से अगर हम बाद में देखें तो बाद में जब भक्ति आंदोलन का उदय होता है, ओरिजिन ऑफ भक्तिज्म, तो जो भी भक्ति संत हुए, जो भक्ति संत हुए, उनमें से अधिकांश संत निचली जाति के हुए, चाहे वो कबीरदास हुए, धन्ना हुए, ठीक है, या फिर रविदास जी महाराज हुए। ये सब क्या हैं? ये निचली जाति के हैं, लेकिन संत का पद इन्हें मिला। और रविदास जी महाराज तो अपने व्यवसाय को भी अपनाते थे। रविदास जी महाराज चमड़े का काम करते थे, चमड़े का जूता सिलते थे, चर्मकार जाति के थे,
लेकिन उन्होंने अपनी जाति के व्यवसाय को भी अपनाए रखा और फिर भी उन्हें महान संत का दर्जा दिया गया। और यहां तक कि काशी नरेश, जो ये वाराणसी में रहा करते थे, काशी नरेश जाकर के इनसे आशीर्वाद लेते थे। मीराबाई जो कि क्षत्रिय कुल की हैं, राजपुताना की हैं, वो इनके यहां आकर के और इनकी शिष्या बनती हैं। तो एक शूद्र जाति का, शूद्र जाति से ही नहीं, काम में भी चर्मकार, जो चमड़े का काम करने वाले हैं वैसा काम कर रहे हैं, और फिर भी मीराबाई की शिष्या बन रही है। तो यह दिखाता है, और समाज में इनको संत का दर्जा मिल रहा है, तो यह दिखाता है कि मध्यकाल में भी जातियों में गुण के आधार पर, योग्यता के आधार पर सम्मान होता था, उनका पद और प्रतिष्ठा होता था। जाति कठोर व्यवस्था मध्यकाल में भी अभी बहुत अधिक नहीं आई थी, लेकिन हां, कठोर हो रही थी जातियां, लेकिन उतनी कठोर नहीं थी कि गुण के आधार पर किसी का सम्मान न हो सके। अगर निचली जाति का है, गुण से श्रेष्ठ है, तो उसका भी सम्मान होता था। ठीक है, तो यह है हिस्ट्री ब्रिटिश काल से पूर्व का। अब आते हैं ब्रिटिश काल में, कास्टिज्म इन ब्रिटिश इंडिया। तो इस काल में क्या हुआ भाई? ब्रिटिश काल में जो अब तक जातियां चली आ रही थी, वो जातिवाद कैसे हो गया, कास्ट जो था वो कास्टिज्म में कैसे कन्वर्ट हो गया। तो यहां आते हैं कि अंग्रेजों ने डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अपनाई। उन्होंने देखा कि अगर हमें इंडिया में लॉन्ग टर्म में रूल करना है, तो वी हैव टू डिवाइड इंडियंस ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन एंड कास्ट। रिलीजन के आधार पर उन्होंने हिंदू और मुस्लिम को डिवाइड किया, कास्ट के आधार पर हिंदुओं को डिवाइड करना शुरू किया। कैसे? कि उन्होंने लोगों की जाति पूछनी शुरू कर दी कि तुम्हारी जाति क्या है। कब? जबकि उन्होंने सेंसस कराया, जनगणना कराया, और लोगों की जाति को क्या कर दिया? जनगणना के माध्यम से परमानेंट कर दिया। नो चेंज विल अलाउ। अब उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तुम्हारी जो जाति है वो अब जाति सरकार के पास रजिस्टर्ड हो गया, वही तुम्हारी परमानेंट जाति हो गई। अब जाति में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, और यही व्यवस्था येनकेन प्रकारेण ये पोस्ट इंडिपेंडेंस में भी कंटिन्यू रही, क्योंकि जातियां क्या हो गई? सरकार के पास रजिस्टर्ड हो गई। तो एक बार जब आपकी जाति रजिस्टर्ड हो गई सरकार के पास, तो अब उसमें चेंज अलाउड नहीं थी। अब जब ये चेंज अलाउड नहीं है, तो यह क्या हो गया? कास्टिज्म। कास्ट था, परमानेंसी आ गई उसमें, और उस परमानेंसी के चलते ये क्या हो गया? एक विचार के रूप में परिवर्तित हो गया। ठीक है, अब आते हैं कि कास्ट एंड कास्टिज्म। उसके बाद पैराग्राफ चेंज करके बताएंगे कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन कास्ट एंड कास्टिज्म। तो कास्ट क्या है? कि इट इज अ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ। जन्म के आधार पर भेदभाव जाति व्यवस्था का उदाहरण है। जबकि कास्टिज्म क्या है? कास्टिज्म एक आइडियोलॉजी है, एक विचारधारा है जो डजंट अलाउ इंटीग्रेशन, जो जातियों में एकीकरण को अनुमति नहीं देता है। जन्म के आधार पर जब आपके साथ भेदभाव किया जाए तो जाति व्यवस्था है, और जब जातियों को आपस में मिलने से रोका जाए तो वह जातिवाद है। ठीक है, तो इस तरीके से हम कास्ट एंड कास्टिज्म को डिफाइन करेंगे। फिर अगले पैराग्राफ में आएंगे और तब बताएंगे कि कास्टिज्म कैसे नेशनल इंटीग्रेशन के लिए ऑब्स्टिकल है, बाधा है। अब इसका अगर हम फैक्टर्स देखेंगे तो सबसे पहला आता है पॉलिटिकल, राजनीतिक कारक। जातिवाद, कैसे राजनीतिक कारक ने जातिवाद को क्या किया है? राष्ट्रीय एकीकरण में बाधा बना दिया है। उसमें सबसे बड़ी भूमिका किसकी है? राजनीतिक दलों की। उन्होंने जाति आधारित राजनीतिक दल, जाति आधारित वोट बैंक, जाति के आधार पर एक होने की भावना, और जाति के आधार पर ही लोगों द्वारा भी वोट किया जाना, इसने भी क्या किया? देश में जातिवाद को मजबूत कर दिया है। ठीक है, दूसरा है इकोनॉमिकल कारक। अब इकोनॉमिकल कारक में क्या है? पहला है रिजर्वेशन। जाति के आधार पर आपको रिजर्वेशन है। अब जाति के आधार पर रिजर्वेशन है तो रिजर्वेशन इज एन अपॉर्चुनिटी, यह एक लाभ है। तो रिजर्वेशन अगर लाभ है तो जाति के आधार पर मिल रहा है तो कोई अपनी जाति नहीं छोड़ना चाहेगा।
ठीक है, क्यों? क्योंकि जाति के आधार पर हमें रिजर्वेशन का लाभ मिल रहा है। मैं यहां पर यह डिस्कस नहीं कर रहा हूं कि जाति रिजर्वेशन सही है या गलत है, वो हम कभी और डिस्कस करेंगे, इवन लास्ट में इसका भी हम लोग कंक्लूजन डिस्कस कर ही लेंगे। तो लेकिन जब रिजर्वेशन मिला कास्ट के आधार पर तो उसने क्या किया, कास्टिज्म को और मजबूत बना दिया। ठीक है। दूसरा, अदर इकोनॉमिक बेनिफिट्स, और भी आर्थिक लाभ मिले जातियों के आधार पर। कुछ जातियां जो कि आर्थिक आधार पर मैच्योर थी, उन्होंने अपने आर्थिक वर्चस्व को बनाए रखने के लिए अन्य जातियों के साथ सामंजस्य स्थापित नहीं किया। जो व्यावसायिक जातियां थी वो अपने आर्थिक योग्यता को बनाए रखने के लिए आपस में ही संबंध बनाए रखना स्वीकार कर लिया और दूसरी जातियों के साथ एकीकरण को रोक दिया। तीसरा कारण है सोशल फैक्टर्स, जिसमें आइडेंटिटी एंड कास्ट यूनिटी, पहचान एक कारक बनकर के आ गया, सामाजिक पहचान। आई एम ब्राह्मण बाई बर्थ, आई एम क्षत्रिय बाई बर्थ। ठीक है। उसी तरीके से अभी क्या आ गया है, मैं दलित हूं। तो ये लगातार हर जातियां आपस में अपना एक ग्रुप बना रही हैं अब, और इनके सम्मेलन होते हैं, वैश्य महासभा, ब्राह्मण महासभा, क्षत्रिय महासभा, दलित महासभा, जाट महासभा। तो इन तरीके से जो सामाजिक जाति के आधार पर सामाजिक समूह थे, उन्होंने क्या किया, सामाजिक संगठन बना लिया, सोशल ऑर्गेनाइजेशन बना लिया। एंड ये सोशल ऑर्गेनाइजेशन जब बनने लगे तो उन्होंने क्या किया, जाति को और एक कर दिया और मजबूत कर दिया कि हम एक जाति के लोग हैं, एक हैं, बाहर के जाति वाले हमारी जाति के नहीं है तो वो हमसे अलग हैं। तो इस तरीके से भी इंटीग्रेशन बढ़ा, विभाजन बढ़ा। ठीक है। फिर आते हैं रिलीजन। रिलीजियस फैक्टर्स ने क्या किया, रिलीजन ने तो इसको बढ़ाया ही। धर्म भी जाति को, क्योंकि धार्मिक आधार पर भी जातियां बनी, तो धार्मिक आधार पर जातियां बनी तो हम अपनी धार्मिक पहचान को लेकर के, अपने धार्मिक कर्म को लेकर के उसी तरीके से रिजिड होते चले गए। फिर आते हैं हिस्टोरिकल फैक्टर्स, भी इसको परमानेंट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल रहे। कैसे, डिवाइड एंड रूल की ब्रिटिश पॉलिसी। तो इन सभी कारकों ने क्या किया, इन सभी फैक्टर्स ने नेशनल इंटीग्रेशन को क्या किया, कमजोर कर दिया, राष्ट्रीय एकीकरण के रूप में बाधा पैदा करी। तो चाहे वो राजनीतिक कारक हो, पॉलिटिकल हो, इकोनॉमिकल हो, सोशल है, रिलीजियस है और हिस्टोरिकल है, इन सभी फैक्टर्स ने क्या किया, कास्टिज्म को और मजबूत किया और नेशनल इंटीग्रेशन को कमजोर किया। तो अब तक हमने देखा कि कास्टिज्म कैसे आजादी के बाद भी कंटिन्यू रहा। अब आते हैं कि इसका समाधान क्या हो सकता है, व्हाट वुड बी द सॉल्यूशन और वे फॉरवर्ड ऑफ इट। तो उसके बाद पैराग्राफ रीड करके हम बात करेंगे वे फॉरवर्ड ऑफ कास्टिज्म एंड नेशनल इंटीग्रेशन। सबसे पहला कारक, सबसे पहला फैक्टर क्या होगा, कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन इज स्टिल नीडेड बट रीस्ट्रक्चरिंग एंड अपॉर्चुनिटी टू एक्सक्लूडेड पीपल। देखिए, यह बिल्कुल सत्य है कि अभी भी जाति आधारित रिजर्वेशन आवश्यक है, क्योंकि अभी भी बहुत सारी जातियां रिजर्वेशन का लाभ ले ही नहीं पाई हैं। अभी भी रिजर्वेशन का जो लाभ है वो कुछ ही जातियों ने आपस में ही उन्हीं को मिला है और उन्हीं का वर्चस्व बना हुआ है। चाहे अब जैसे कुछ जातियों का नाम लें तो वो रिजर्वेशन का फायदा उठा करके मजबूत हो गई। ठीक है, जैसे यादव जाति है, जाट जाति है, ठीक है, गुर्जर जाति है, उसी तरीके से राजस्थान में मीणा जनजाति है। ये सब जातियां रिजर्वेशन का सही लाभ लेने में सफल रही और उनका लाभ लेकर के इन्होंने अपना सामाजिक स्तर मजबूत किया, अपने सोशल और पॉलिटिकल पावर को मजबूत किया। लेकिन इनके अलावा जो जातियां थी उनको रिजर्वेशन का उतना फायदा नहीं मिला। तो जिन जातियों को या जिस परिवार को रिजर्वेशन का फायदा मिल गया और उनका सोशल स्टेटस अच्छा हुआ, क्योंकि जो एक बार आईएएस बन गया उसका सोशल स्टेटस अच्छा हो गया, तो अब उसी के फैमिली को अगली बार भी रिजर्वेशन मिलेगा। तो बाकी का जो कास्ट है जो कि रिजर्व क्लास में आता है, लेकिन उसमें उस आईएएस की फैमिली के बराबर कंपटीशन करने की कैपेसिटी नहीं है, वो तो कभी आईएएस बनेगा नहीं। तो ऐसे में रिजर्वेशन का क्या होना चाहिए, रीस्ट्रक्चरिंग होना चाहिए।
ठीक है, युक्ति संगतता होनी चाहिए कि जिनको रिजर्वेशन का अब तक लाभ नहीं मिला अब उनको रिजर्वेशन का लाभ दिया जाए, और जिनको लाभ मिल गया, जिनका सोशल स्टेटस अप्रूव्ड हुआ, उन्हें अब रिजर्वेशन से हटाया जाना चाहिए। अब देखिए, एजुकेशन के स्तर पर हम ये बात करेंगे, बहुत अच्छा है। पॉलिटिकल पार्टी जैसी बात नहीं कर सकती हैं क्योंकि उन्हें अपने वोट बैंक से डर लगता है, लेकिन हमें करना चाहिए, बिकॉज वी आर नॉट पॉलिटिकल पार्टी एंड वी हैव रिस्पॉन्सिबिलिटी टू यूनाइट इंडिया, बट पॉलिटिकल पार्टीज आर हैविंग, उनके पास क्या है कि हमें किसी भी तरीके से सत्ता में आना है। तो दूसरा है प्रमोशन ऑफ सिटीजनशिप वैल्यूज। सबसे महत्वपूर्ण यह भी है कि हमारे अंदर नागरिक गुणों का विकास किया जाए। प्रमोशन ऑफ सिटीजनशिप वैल्यूज। जब तक नागरिक गुणों का विकास नहीं किया जाएगा तब तक हम जाति के आधार पर वोट देते रहेंगे, तब तक जाति के आधार पर बटे रहेंगे। जिस दिन हमारे अंदर नागरिक वैल्यूज आ जाएंगे, नागरिक मूल्य आ जाएंगे कि हम भारत के नागरिक हैं, तो हम अपना नेता योग्यता के आधार पर चुने, न कि जाति के आधार पर। तो हमारे यहां से जातिवाद धीरे धीरे खत्म होने लगेगा, क्योंकि जातिवाद को बनाए रखने में सबसे बड़ा फैक्टर पॉलिटिक्स है। तीसरा, नो टू कास्ट पॉलिटिक्स। हमें कहना होगा कि जाति आधारित राजनीति नहीं चलेगी, तो इसको किसी भी तरीके से रोकना होगा, चाहे वह एक्ट बना करके हो या फिर नागरिकों में, लोगों में सिटीजनशिप वैल्यू प्रमोट करके हो। अगला है सिक्योर पार्टिसिपेशन ऑफ लोअर कास्ट इन पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन। देखो, यह भी करना होगा, जो समाज का निचला वर्ग है उनको भी राजनीति में एंड एडमिनिस्ट्रेशन में, प्रशासन में शामिल करना होगा। जब तक वो शामिल नहीं होंगे तब तक उनके अंदर वो इनसिक्योरिटी की फीलिंग बनी रहेगी, और जब वो शामिल होंगे तभी तो लोकतंत्र का आदर्श भी पूरा होगा, नेशनल इंटीग्रेशन भी तभी तो पूरा होगा कि हम सभी भारतीय होने पर प्राउड करेंगे, बिकॉज वी आर हैविंग इक्वल अपॉर्चुनिटी टू पार्टिसिपेट एंड विन इन पॉलिटिक्स। ठीक है, तो उन समाज के कमजोर वर्गों को भी पॉलिटिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन में शामिल करना होगा। अगला है क्रिएशन ऑफ वेल्थ एंड जॉब। देखो, जातिवाद के बने रहने के पीछे का या राजनीतिक भागीदारी के पीछे भी, अगर राजनीति भी जातिवाद को प्रमोट कर पा रहे तो इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण रोजगार का नहीं होना है। क्योंकि जब लोगों के पास जॉब अपॉर्चुनिटी होगी, बड़े बड़े पोस्ट पे हैं, अब खुद की बहुत बड़ी कंपनी है, करोड़ों अरबों की इनकम है, तो उसको कास्ट से क्या लेना देना है, वो उसके बारे में सोचेगा ही नहीं। तो कास्ट पॉलिटिक्स वैसे ही या कास्टिज्म वैसे ही खत्म हो जाएगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा? क्रिएशन ऑफ वेल्थ, संपत्ति और रोजगार का सृजन करना पड़ेगा। ठीक है, यह भी करना पड़ेगा। फिर आता है, फिर क्या करना पड़ेगा? रिफॉर्म इन रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट एंड मोर पावर टू इलेक्शन कमीशन। जो जन प्रतिनिधित्व अधिनियम है 1951 का, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 है, उसमें थोड़ा रिफॉर्म करना पड़ेगा। क्योंकि वहां पर अगर हम रिफॉर्म करेंगे तो जो कास्ट पॉलिटिक्स करने वाले राजनीतिक दल हैं, जो जाति के आधार पर जातिवाद को बढ़ावा दे करके और कास्ट पॉलिटिक्स करते हैं, लोगों में विभाजन पैदा करते हैं, उनको रोका जा सकेगा। और इलेक्शन कमीशन को पावरफुल बनाना पड़ेगा ताकि इलेक्शन कमीशन उन लोगों पर कठोर एक्शन ले पाए। ठीक है, उसके बाद आता है प्रमोशन ऑफ नेशनल वैल्यूज। हमें नेशनल वैल्यूज को, राष्ट्रीय मूल्य को प्रमोट करना पड़ेगा। कैसे? जब भी हमारे नेशनल फेस्टिवल्स होते हैं, 15 अगस्त, 26 जनवरी, इनको बड़े स्तर पर देश के गांव-गांव तक जा करके और बड़े स्तर पर इनको प्रमोट करना होगा, इनको मनाना होगा। तो इस तरीके से इन सभी फैक्टर्स को यूज करके हम क्या कर सकते हैं? कास्टिज्म को कमजोर करके नेशनल इंटीग्रेशन को एंड नेशनलिज्म को प्रमोट कर सकते हैं। ठीक है, तो इतना करेंगे। उसके बाद आते हैं कि लास्ट जब करेंगे तो एक अच्छा कोट के साथ करेंगे। इसमें गांधी जी कहते हैं कि लोकतंत्र के बारे में मेरी यह धारणा है कि इसमें कमजोर से कमजोर व्यक्ति के पास भी उतने ही अवसर होंगे जितने की सबसे ताकतवर के पास। इसके साथ आप एंड कर सकते हैं। या स्वामी विवेकानंद जी का स्टेटमेंट है, सर्वसाधारण जनता की उपेक्षा एक राष्ट्रीय अपराध है।
तो इस कोट के साथ आप अपने एसे को एंड कर सकते हैं। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि मैंने इस टॉपिक को बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है, और चूंकि बीच में कुछ गैप हो गया था, कुछ पर्सनल रीजंस थे, थोड़ी व्यस्तता भी थी, बट आई ट्राई टू मेक मोर वीडियोस ऑन सच टॉपिक्स। तो आप लोग लगातार जुड़े रहें, इसको प्रमोट करें इनिशिएटिव को। मैं आप लोगों के लिए एग्जाम से पहले बहुत अच्छा खासा कंटेंट जरूर डिलीवर करूंगा। ठीक है, तो चलिए आज के सेशन को एंड करते हैं। धन्यवाद, जय हिंद।